हेलो दोस्तों, लकवे के पेशेंट्स में अक्सर पेशेंट को राइल्स ट्यूब यानी नाक की नली में एक नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल करके उससे खाना खिलाया जाता है। ये ट्यूब को कैसे मैनेज करना है और इसमें क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस है, इस पर आज बात करेंगे। क्योंकि लकवे के पेशेंट्स के लिए ये ट्यूब अपने आप में एक बड़ी इशू हो जाती है। पेशेंट के मुंह में ट्यूब रहती है, नाक में ट्यूब रहती है, खाना मुंह से खिलाएं, नाक से खिलाएं, कैसे मैनेज करें, क्या चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या खिलाएं उस ट्यूब से, ये एक अपने आप में बड़ा इशू हो जाता है। तो आज बेसिक कुछ प्रिकॉशंस पर हम बात करेंगे जो कि राइल्स ट्यूब फीडिंग के दौरान लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है। इस ट्यूब को राइल्स ट्यूब बोलते हैं, जो नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब होती है, यानी नाक के थ्रू पेट में डायरेक्ट जाती है। ये ज़्यादातर लकवे के पेशेंट में जब उनको खाना निकलने में दिक्कत होती है तो 1-2 महीने तक ज़्यादातर पेशेंट को लगाया जाता है। आज हम इस ट्यूब के इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस पर बात करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा। आज के टॉपिक में हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके घर में कोई लकवे का पेशेंट है और उस तरह की फीडिंग ज़रूरी है। इसलिए हर पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा और कोई भी पॉइंट को मिस मत करिएगा। टॉपिक को पूरा एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला ज़रूरी है कि पेशेंट को जब भी आप ट्यूब के द्वारा खाना खिला रहे हो तो ट्यूब के द्वारा खाना जब भी आप देते हो तो आप उसको लिक्विड फूड या सेमी सॉलिड फूड ही ट्यूब में दे सकते हो। आप उसको सॉलिड फूड नहीं दे सकते। ऑब्वियसली ट्यूब इतनी पतली से उसमें सॉलिड खाना नहीं जाएगा। तो या तो खाने को आप पूरी तरह से मैश करके दे सकते हैं, पूरी तरह से उसका पानी बना के एक सिरिंज द्वारा या किसी और कोई बॉटल द्वारा आप उस ट्यूब में डालते जाते हो और वो धीरे धीरे के खाना पेट के अंदर जाता जाता है। आपको लगभग सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में या पानी के फॉर्म में वो खाना देना पड़ेगा। आप उस खाने को सॉलिड फॉर्म में नहीं दे सकते। और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर लोग ध्यान नहीं रखते कि खाने का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। कई लोग बहुत ठंडा आइसक्रीम उसके थ्रू दे देते हैं और कई लोग बहुत गर्म चाय भी देते हुए मैंने देखा है, जो कि दोनों ही डिज़ास्टर्स है। अब ऑब्वियसली वो जब ज़बान के थ्रू नहीं जा रहा है, ट्यूब के थ्रू डायरेक्ट पेट में जा रहा है, तो आइसक्रीम खिलाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो पेट में डायरेक्ट जा रहे हैं तो टेस्ट का तो पता चल नहीं रहा है। इसके अलावा गर्म चाय अगर आपने डायरेक्ट ही डाल दी, क्योंकि पेशेंट वो आप कहते हैं कई रिलेटिव्स जो अनएजुकेटेड होते हैं कि क्योंकि मेरा पेशेंट डेली चाय पीता है तो मैं डायरेक्ट ट्यूब से चाय दे रहा हूँ। तो अगर आपने ट्यूब से डायरेक्ट चाय दी और वो डायरेक्ट आंतों में चली गई गर्म चाय, तो आंतों को जला देगी, तो पेशेंट के लिए डिजास्टर हो जाएगा। चाय से भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। तो ये कंप्लीट बड़े डिजास्टर्स है जो आप कर सकते हो। इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करें। ये ट्यूब में जो भी खाना दे रहे हैं वो लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा टेम्परेचर उसका नॉर्मल होना चाहिए। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ट्यूब की पोजीशनिंग ठीक हो। ट्यूब की पोजीशनिंग चेक करने के लिए आप जो पीएच टेस्टिंग होता है, एक्सरे होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं जो ट्यूब डालने के दौरान ध्यान रखा जाता है कि ट्यूब जब डाली है तो उसकी पोजीशन सही है कि नहीं। कभी कभार ऐसा होता है कि पेशेंट अपनी गलती में ट्यूब को बाहर निकाल देता है। ट्यूब को अक्सर नाक पर एक टेप लगा के चिपका दिया जाता है ताकि वो निकले नहीं। पर अगर ट्यूब थोड़ी अंदर या थोड़ी बाहर है तो फिर आप ऐसे में खाना नहीं दे सकते, क्यों पता चले ट्यूब का हिस्सा मुँह के अंदर ही कॉइल हो गया या कहीं और जाके चला गया, श्वास की नली में चला गया और आपने फीडिंग चालू कर दी तो पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा होता है। ऐसे कई केस में होता है कि पेशेंट ट्यूब खींच देता है, फिर रिलेटिव्स ट्यूब को धक्का देते हैं, पता चलता है नेक्स्ट टाइम ट्यूब श्वास की नली में चली गई, रिलेटिव्स ने फीडिंग कर दिया और पेशेंट की एस्पिरेशन की वजह से डेथ हो गई। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन अगर इसमें एक भी गलती अगर हो जाती है तो पेशेंट के लिए जानलेवा होता है। इसलिए इसमें गलती होने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं, आपको पूरा प्रॉपर मैनेजमेंट उसका आना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप पेशेंट को फीड कर रहे हो तो हेड एंड को एलिवेट करके यानी सिरहाने से पेशेंट को एलिवेट करके एटलीस्ट 30 मिनट्स तक पेशेंट को खिलाने के बाद भी आप लिटाने मत दीजिए, उसको बैठा के रखिए ताकि कोई रिफ्लक्स वगैरह ना हो, एस्पिरेशन ना हो। और पेशेंट को जब भी आप खिलाएं उसको लगभग पूरी तरह बैठा के 90 डिग्री में खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा जब कभी भी आप पेशेंट को फीड कर रहे हैं तो बार बार ज़रूरत से ज़्यादा फीडिंग मत करिए। कई बार क्या है, पेशेंट का पुराना खाना पचा हुआ नहीं होता है, पेट में ऑलरेडी रेसिडुअल खाना होता है और आप उसको और खिलाते रहते हो। तो पेट में अगर रेसिडुअल खाना है तो एक बार थोड़ा सा शक करके देख लीजिए कि पेट में ऑलरेडी कुछ अपचा हुआ या रेसिडुअल खाना तो नहीं है। अगर है तो फिर और फीडिंग मत करिए, नहीं तो वो एक्स्ट्रा खाना जो है वो वापस श्वास की नली की तरफ आएगा, पेशेंट एस्पिरेट कर जाएगा और जान जा सकती है। इसके अलावा हर बार जब आप फीडिंग कर रहे हो तो ट्यूब की पेटेंसी चेक करना ज़रूरी है। ट्यूब खुली होनी चाहिए। ट्यूब में अगर कोई जगह में म्यूकस की वजह से या कोई खाद्य पदार्थ की वजह से ब्लॉकेज आ गया है तो खाना नहीं जाएगा और आप ट्यूब को लेकर खड़े रहोगे, खाना अंदर नहीं जाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स से खाना ज़रूर जाता है, लेकिन अपना ट्यूब में ब्लॉक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा हाइजीन का ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूब में इन्फेक्शन होने का चांस या कीटाणु के अंदर जाने का चांस बहुत ईजी होता है। तो ट्यूब को जब भी टच करें प्रॉपर क्लीन करे हुए हाथों से या ग्लव्स पहन के ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का और पेशेंट की बॉडी में जाने का रिस्क बहुत होता है।
इसके अलावा रेगुलर पेशेंट की असेसमेंट करते रहें कि पेशेंट का ओवरऑल पेट बहुत ज़्यादा फूल तो नहीं है, पेशेंट को वॉमिटिंग वगैरह तो नहीं हो रही, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं हो रहा, खाना खाने के दौरान और उसके बाद पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, इसका भी विशेष ध्यान रखिए। इसके अलावा जब आप ट्यूब को लगाते हैं तो नाक पर जो टेप लगा रहे हैं उसकी स्किन का भी विशेष ध्यान रखिए कि स्किन में कोई इरोजन कोरोजन तो नहीं आ रहा और पेशेंट को ट्यूब की वजह से स्किन में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, जो कि कभी कभी बड़ा इशू हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट की न्यूट्रिशन का भी प्रॉपर ध्यान रखिए कि आप क्या खिला रहे हो और कितनी बार खिला रहे हो। कई लोग का ऐसा होता है कि सिर्फ दूध पिला रहे हैं, कई लोग का ऐसा होता है कि सिर्फ दाल का पानी दे रहे हैं। आपको मिक्स एंड मैच करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें देनी पड़ेंगी ताकि पेशेंट को कभी प्रोटीन जाए, कभी विटामिन जाए, कभी मिनरल जाए, सब चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। कई बार ट्यूब के थ्रू दवाइयाँ भी देनी पड़ती है, उसको भी बहुत ज़्यादा पानी में डाइल्यूट करके पूरी तरह से पीस करके पानी में डाल के तभी दिया जाता है। जो टैबलेट्स भी देनी होगी वो भी वैसी ही दी जाती है, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि टैबलेट्स को प्रॉपरली पीस करके, टुकड़े अगर उसमें जाएंगे तो वो पच नहीं पाएगा, तो उसको टैबलेट को प्रॉपरली क्रश करके पानी में डाल के तभी ट्यूब से दीजिए, तभी हो जाएगा। और पेशेंट की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपरली मीट होनी चाहिए, तो मल्टीपल तरह के खाने आपको पेशेंट को देने हैं। इसके अलावा पेशेंट को, पेशेंट के रिलेटिव्स को और सारी चीज़ों को प्रॉपरली समझना, मैनेज करना इसको आना चाहिए। यदि आप पेशेंट को राइल्स ट्यूब ला के घर भेज दे रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को उसको मैनेज करता है। अक्सर ये होता है कि पेशेंट को ट्यूब लगा तो दिया जाता है, लेकिन पेशेंट और उसके रिलेटिव्स को कुछ इसके बारे में नहीं पता होता और वो कुछ का कुछ मैनेजमेंट करते हैं, जिसमें पेशेंट की कंडीशन बिगड़ती है। इसलिए प्रॉपर एजुकेशन ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट के एस्पिरेशन करने के रिस्क को भी समझने की ज़रूरत है। जिस पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आ रही है उसी को ज़्यादातर ट्यूब लगाई जाती है और धीरे धीरे करके रीचेक किया जाता है कि पेशेंट की कंडीशन जब सुधर जाती है तो ट्यूब निकाल दिया जाता है। आप इस ट्यूब को जीवन भर नहीं लगा सकते, एटलीस्ट 1-2 महीना काफ़ी पेशेंट में लगाना पड़ता है। जब तक पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत है तब तक लगाया जाता है, या जब तक पेशेंट गफलत में अनकॉन्शियस है तब तक लगाया जाता है। और जब पेशेंट होश में आ जाता है, अपना खाना निगलने के लिए सक्षम हो जाता है, 1-2 बार आप टेस्ट दे के देख लेते हो कि वो खाना खा पा रहा है, नहीं खा पा रहा है, उसके बाद आप पेशेंट को नॉर्मल फीडिंग चालू कर देते हो। उसके 1 आध दिन के बाद आप ट्यूब को निकाल देते हो। पर इसमें रेगुलर चेक्स करते रहना ज़रूरी है। पता चले पेशेंट होश में आ गया, सब हो गया, लेकिन आप ट्यूब से ही खिलाए जा रहे हो, तो वैसा करना गलत है। जब पेशेंट प्रॉपर्ली मुंह से खा सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो उसको खाना मुंह से खिलाना चालू कर दीजिए। हाँ, जब तक पेशेंट को ऐसा रिस्क है कि खाना जब वो मुंह से खाएगा और श्वास की नली में चला जाएगा, इसका रिस्क है, तो मत खिलाइए। इसके अलावा आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी देने की ज़रूरत है। पेशेंट की बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो जाए, इसलिए बीच बीच में पानी भी देते रहिए। लगभग 1.5 से 2 लीटर अगर पानी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी देना ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर ट्यूब की पोजीशन को चेक करते रहिए, ट्यूब बहुत अंदर या बाहर तो नहीं जा रही है। अगर आपने नाक से टेप लगा दिया तो आपको रेगुलर खाना देने से पहले ये चेक करना ज़रूरी है कि ट्यूब प्रॉपर मुंह में है या नहीं और कहीं अंदर बाहर तो नहीं हो गई। जब भी आप कोई खाद्य पदार्थ पेशेंट को दे रहे हैं तो वो इंश्योर करिए कि वो धीरे धीरे करके आप उसको दे रहे हैं। एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं दे रहे हैं, धीरे धीरे करके जब तक खाना अंदर ना चला जाए और पच ना जाए। बहुत ज़्यादा ओवर फीडिंग मत करिए। कई लोग को क्या लगता है दिन भर का एक ही बार में पेशेंट को खिला करके वो कर देते हैं, तो पेशेंट पेट पूरा भर जाता है और फिर वो खाना श्वास की नली में आ जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत होती है। तो इसलिए खाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हर 1-1, 2-2 घंटे में उनको खिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और एक बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में मत खिलाइए। थोड़ा रेसिडुअल अगर खाना पेट में बचा है तो डबल फीड मत करिए। ये सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत डेंजरस हो सकता है। इसके अलावा ट्यूब में बार बार इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए रेगुलरली ट्यूब को चेंज करना भी ज़रूरत है। ज़्यादातर 1-2 महीने के अंदर एटलीस्ट ट्यूब को, या उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली भी ट्यूब को चेंज किया जा सकता है। जब कभी भी ऐसा लगता है कि ट्यूब में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है या ट्यूब में इन्फेक्शन होने का चांस है तो उसको चेंज करना ज़रूरी है। इसके अलावा पेशेंट के डायरिया वगैरह तो नहीं हो रहा है, इसको भी मॉनिटर करिए। कई बार आप बहुत कुछ ऐसा पेशेंट को खिलाते हैं, पेशेंट की बॉडी नहीं पचा पाती तो लूज मोशन चालू हो जाते हैं। इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप पेशेंट को जो दे रहे हैं बॉडी पचा भी पा रही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सारा लूज मोशन के रास्ते निकल जा रहा है, तो उसका भी क्या मोशन पास हो रहा है उसका भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो भी आप पेशेंट को दे रहे हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन रखिए, एक डायरी में एंट्री रखिए। कितने बार आपने फीड किया, क्या किया, उसकी अगर प्रॉपर एंट्री रहेगी तो 2-4 दिन बाद आप चेक कर सकते हो कि पेशेंट को कितना इनपुट जा रहा है, कितना आउटपुट आ रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपने खाना खिला दिया, 1 लीटर यूरिन आउटपुट आया 500 ml, तो आपको पता ही नहीं चलता कि कितना यूरिन आ रहा है, कितना खाना जा रहा है, और पेशेंट को बॉडी में पानी की कमी या खाने की कमी तो नहीं हो रही है। इसलिए दिन भर का कितना आपने एंट्री किया, एक बार में 200 ml खिलाया तो 200 ml की एंट्री कर दीजिए कि 200 ml दाल का पानी दिया, 200 ml दूध दिया। ये सब चीज़ों को एंट्री करके रखिए तो आपको पता रहेगा कितना सॉलिड फूड गया, कितना विटामिन मिनरल का मिश्रण गया और कितना दवाइयाँ गई। ये सारी चीज़ों की डायरी में डेली एंट्री रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फाइनली जो भी इश्यूज़ आपको आते हैं, एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होना चाहिए जहाँ पे आपको डॉक्टर्स, आपके न्यूरोलॉजिस्ट, आपके फिजिशियन, सबका केयर मिलना चाहिए। सबके साथ डिस्कस करके कोई भी डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी तरह की बीमारी में, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स में आपकी सारी टीम अगर इन्वॉल्व रहेगी तो बीमारी को या पेशेंट को मैनेज करना ईजी रहता है। आइसोलेटेड अगर आप अकेले बीमारी को मैनेज करने की कोशिश करोगे बिना नॉलेज के
तो गड़बड़ियाँ होने का चांस ज़्यादा रहेगा। आज के टॉपिक में हमने बात करी राइल्स ट्यूब यानी नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब के रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस होते हैं उसके बारे में। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। लकवे के पेशेंट को क्या खिलाया जाता है, क्या फूड चॉइसेस होते हैं, कैसे खिलाया जाता है, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सेपरेट वीडियोज़ में डिस्कस की है। इनको ज़रूर चेकआउट करें। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखिए।